देखिए आज आप लोग पढ़ेंगे क्या, इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर आप लोग आज करोगे। आपके कोर्स में ना सिर्फ इश्यू ऑफ डिवेंचर ही है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नहीं है। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर में आप लोग क्या पढ़ोगे, पहले ये जानने की कोशिश करो, ध्यान से समझना है इस चैप्टर को ना। इस चैप्टर को बच्चे जो है ना एवं निकाल देते हैं, बातों बातों में निकाल देते हैं। तो बातों बातों में नहीं निकालना है। इस चैप्टर में से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स या 1 मार्कर्स आपको पूछे जाते हैं, तो ज़रूरी है इस चैप्टर को ढंग से समझ लेना, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल्स जो 1 मार्कर पूछेंगे उसमें आपको घुमा फिरा करके भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि जो डिवेंचर्स होते हैं वो होते क्या हैं, ठीक है ना। और डिवेंचर्स का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब होता है, ये एक लोन डॉक्यूमेंट है। कंपनी जब किसी को डिवेंचर इशू करती है, कंपनी को जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है ना, तो कंपनी क्या करती है, अपनी तरफ से डिवेंचर भी इशू करती है। डिवेंचर का मतलब होता है कि कंपनी ने क्या इशू किया, नूर आलम बढ़िया से सुनिए, मेरी तरफ देखते रहिए तो ध्यान से सुनिए। तो कंपनी ने डिवेंचर इशू किया का मतलब होता है कि कंपनी ने लोन मांगा लोगों से, ठीक है, लोन मांगा लोगों से। तो लोगों ने क्या किया, डिवेंचर खरीदे, लोगों ने डिवेंचर खरीदे, मतलब लोगों ने क्या हुए, कंपनी को लोन दिया। अब कंपनी के लिए ये लोन हो गया, तो लोन जो है वो कंपनी के लिए क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई, है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझेंगे। तो सेक्शन है आपका कंपनीज एक्ट का ना, एक सेक्शन है, इसको आप सेक्शन है 230, है ना। इसमें डिवेंचर का डेफिनेशन है। वो क्या कहता है, डिवेंचर इंक्लूड्स यानी डिवेंचर में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे डिवेंचर स्टॉक इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड any other instrument any other instrument of the company evidencing a debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not, ठीक है। ये डेफिनेशन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जब भी कभी आप देखेंगे इसी में सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो डिवेंचर में क्या क्या चीज़ें आ गई, पहली चीज़ आ गई डिवेंचर स्टॉक, दूसरी चीज़ क्या आ गई, बॉन्ड्स, और तीसरी चीज़ क्या आ गई, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा कि ये डेब्ट एविडेंस करेगा, यानी किसको देखने से पता चलेगा कि ये कंपनी ने कर्जे लिए हैं। और ये कर्जे कैसे हैं, चाहे ये कर्जे चार्ज ऑन द एसेट्स हो, यानी कर्जे अगर मान लीजिए कंपनी ने इशू किए और आपने खरीदे हैं उसके, यानी कर्जे आपने कंपनी को दिए हैं, तो हो सकता है कि कंपनी की जो एसेट्स हैं उस एसेट्स के ऊपर आपने चार्ज लगा दिए हो, यानी कि भैया मुझसे बगैर पूछे ये एसेट्स बेचना मत, अगर तुम हमको नहीं पे कर पाओगे तो हम इस एसेट्स को बेच के अपने पैसे निकाल लेंगे, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड चार्ज ऑन एसेट्स। या चार्ज ऑन एसेट्स नहीं भी हो सकता है, चार्ज ऑन एसेट्स नहीं भी हो सकता है, चार्ज ऑन एसेट्स भी हो सकता है, चार्ज ऑन एसेट्स नहीं भी हो सकता। तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि डिवेंचर स्टॉक होता है, इसके अंदर बॉन्ड्स होते हैं और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब डिवेंचर स्टॉक का क्या मतलब, देखो डिवेंचर स्टॉक का मतलब सिंपली डिवेंचर, ठीक है ना, सिंपली डिवेंचर, जिसको आप बोलते हो ना
5% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, 20% डिवेंचर। तो आप डिवेंचर स्टॉक का मतलब एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 12% डिवेंचर, ठीक है, क्या लिखा आपने 12% डिवेंचर। अभी जो 12% है ये अग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है ये? अग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पहले से ही पता होता है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रीफिक्स कर दिया जाता है डिवेंचर से पहले, ठीक है। अच्छा, दूसरा हो गया बॉन्ड। बॉन्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? नहीं होता पहले से कुछ भी, समझ गए। बॉन्ड क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें पहले से डिस्क्लोज नहीं होता। होता है इसका नेचर क्या? डेब्ट, एविडेंसिंग अ डेब्ट, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से नहीं होता। अब इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, एक हो सकता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड, एग्जांपल डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड। पेपर में पूछे तो आप कहेंगे डीप डिस्काउंट जो होता है वो बॉन्ड्स के अंदर आता है और जीरो कूपन बॉन्ड। अब ये क्या होता है ये समझने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। बॉन्ड्स मतलब ये हो गया कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, ये भी डिवेंचर टाइप ही होता है, ठीक है ना। एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट में जैसे ले लो पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट, कंपनी क्या करती है? पब्लिक को कहती है कि भाई हमारे यहाँ डिपॉजिट करिए, हम आपको फलाना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। यानी बाजार में जो भी कमर्शियल बैंक्स आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही हैं उससे ज़्यादा अच्छा हम आपको देंगे, हमारे यहाँ डिपॉजिट करो। ये वापस करने वाला होगा, है ना। आपने डिपॉजिट किया तो आप क्या करेंगे? बाद में मांगेंगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट पब्लिक डिपॉजिट। तो तीनों बातें समझ में आ गए। पब्लिक डिपॉजिट किसके अंदर आ गया? एनी अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ गया। डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड किसके अंदर आ गया? बॉन्ड्स के अंदर आ गया। और नॉर्मली जो डिवेंचर्स है वो यहाँ आ गया। 12% या 10% या 5% जो कुछ भी होगा, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से इंडिकेटेड होगा, अग्रीड होगा। स्टोरी समझ में आ गई? वेरी ग्रेट। टाइप्स ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर के कितने टाइप्स हैं? इस टाइप्स को भी हमने बेसिस हमने लिए हुए हैं कुछ, इस टाइप्स के लिए हमने कुछ बेसिस लिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको मान लीजिए हमने 4 बेसिस बेसिकली लिए हुए हैं। इसको टाइपिफाई करने के लिए हमने 4 बेसिस लिए हुए हैं। एक लिया हुआ है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितने टाइप के डिवेंचर होते हैं, ठीक है। अच्छा, रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने टाइप के होते हैं। फिर आपका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू और रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने टाइप के होते हैं। अच्छा, उसके बाद कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितने टाइप के डिवेंचर होते हैं। कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सब में 2-2 टाइप होते हैं, सब में 2-2 टाइप होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया कन्वर्टिबल और ये हो गया नॉन कन्वर्टिबल। नॉन कन्वर्टिबल। रजिस्ट्रेशन, इसमें 3 टाइप हो गए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं? 3 टाइप के या 2 टाइप के ही लगा लीजिए इसमें आप लोग। एक हो गया रजिस्टर्ड डिवेंचर, होते हैं, और दूसरा होता है बियरर डिवेंचर। ध्यान रखना है, बियरर डिवेंचर। रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2 हो गए। रिडीमेबल, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। इरिडीमेबल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, समझ गए। तो ऐसे देखेंगे तो 8 टाइप के हो गए। सबको फटाफट में जान लेते हैं कि है क्या। नाम से ही पता चल रहा है। सिक्योर्ड का मतलब हो गया कि इसके अगेंस्ट जब कंपनी ने इशू किया, लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो इसके अगेंस्ट किसी ने किसी एसेट पे चार्ज लगा दिया, तो हो गया वो सिक्योर्ड, ठीक है। समझ में आ रही बात। नॉर्मली जो लॉन्ग टर्म डिवेंचर होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, जो शॉर्ट टर्म होते हैं वो जनरली अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड मतलब किसी भी एसेट के ऊपर चार्ज नहीं लगा हुआ है। अगर मान लीजिए कंपनी वाइंड अप हुई और कंपनी के पास पैसे नहीं हुए फाइनली करने के बाद भी, तो इस बंदों के बेचारों को ये रह जाएंगे, क्योंकि किसी एसेट पे अगर चार्ज लगा होता तो एसेट बेच के जो पैसे आते वो इनको मिलते, सिक्योर्ड में मिलेंगे, इसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, रिडीमेबल का मतलब होता है कि समय, जो तय समय है, जितने समय के लिए आपने डिवेंचर इशू किया हुआ है
तो तय समय के बाद ये डिवेंचर के पैसे आप क्या करते हो, वापस कर देते हो, तो उसको हम रिडीमेबल बोलेंगे। और अगर कभी वापस ही नहीं करना है ना, कभी वापस ही नहीं करना तो इरिडीमेबल होगा। लेकिन ये भी वापस होता है कब, जब कंपनी वाइंड अप होती है। क्या याद रखना है, इरिडीमेबल का मतलब, यहां पर जो मैं बोल रहा हूं वही पॉइंट याद रखना है। इरिडीमेबल का मतलब ये नहीं होता कि ये कभी वापस ही नहीं करना। इरिडीमेबल का मतलब होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी आपको वापस नहीं करना। लेकिन जब लाइफ टाइम कंपनी की खत्म हो जाएगी, मतलब कंपनी वाइंड अप होगा, किसी भी कंपनी का लाइफ टाइम कब खत्म होता है, जब कंपनी वाइंड अप होती है। तो कंपनी जब वाइंड अप होगा उस टाइम में इसको पे ऑफ किया जाएगा, उससे पहले नहीं, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम में नहीं। और ये ड्यूरिंग द लाइफ टाइम में ही एक नियत समय के बाद रिडीम कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। उसका रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक हो गया रजिस्टर्ड डिवेंचर, यानी कंपनी क्या करेगी, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर मेंटेन करेगी, उसमें आपका नाम होगा तो आप ही को इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं, कि रजिस्टर्ड डिवेंचर्स में क्या होगा, डिवेंचर होल्डर का रजिस्टर कंपनी मेंटेन करेगी जिसमें आपका नाम होगा, तो आप ही को जो रजिस्टर्ड नेम होगा उस नाम को ही कंपनी इंटरेस्ट एनुअली पे करती है, मिलेगा। लेकिन बियरर में क्या होगा, जिसके हाथ में वो डॉक्यूमेंट होगा वो दिखाएगा कंपनी को, कंपनी उसको दे देगी। समझ में आई, बियरर का मतलब क्या हुआ, बियरर का मतलब हुआ आपके हाथ में डिवेंचर है, आपने सर्टिफिकेट है, आपने क्या क्या दिखाया और आपको इंटरेस्ट मिल गया जिसके हाथ में होगा, तो बियरर हो गया। कन्वर्टिबल का मतलब होता है कि डिवेंचर जो है कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर में। डिवेंचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विटी शेयर में, समझ गए। और नॉन कन्वर्टिबल का मतलब कि ये डिवेंचर जो है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा। समझ में आ रही है बात, चलिए ये बात भी समझ में आने के बाद आप पढ़ेंगे डिवेंचर्स। जो डिवेंचर्स होते हैं वो उसको दो क्लास में आप बांटते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको डिवेंचर्स तो भाई आप लोग समझ गए कि बोरोइंग्स होती है ना, बोरोइंग्स होती है। डिवेंचर क्या होती है आप लोग समझ गए हो कि सर ये तो बोरोइंग्स होती है, कंपनी बोरो करती है मार्केट से, ये बोरोइंग्स होती है। तो बोरोइंग्स आपको पता है कि दो टाइप की होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म की और एक होती है शॉर्ट टर्म की। तो सेम डिवेंचर, वही जो नाम डिवेंचर है, सेम डिवेंचर नहीं, जो नाम डिवेंचर है वो नाम डिवेंचर लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। सबसे पहली बात जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, कुछ नहीं लिखा हुआ हो, कहीं कुछ नहीं पता हो, कोई डेट्स वगैरह मेंशन नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो डिवेंचर इज ऑलवेज प्रिज्यूम्ड एज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। याद रहेगा, क्या याद रहेगा, कुछ भी मेंशन नहीं हो, डेट्स वगैरह भी मेंशन नहीं हो, है ना, कि कब इश्यू किया, कब इसका, ऐसा कुछ नहीं हो, सीधे डिवेंचर हो 10% डिवेंचर, तो यू विल सिंपली प्रिज्यूम इट एज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फाइन, तो डिवेंचर एज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी होगा और डिवेंचर शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी होगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी डिवेंचर होगा, शॉर्ट टर्म टाइप भी होगा। अच्छा, जब लॉन्ग टर्म होगा तो ये क्या होगा, नॉन करेंट लायबिलिटी होगी। हेलो, जब लॉन्ग टर्म होगा तो ये क्या होगी, नॉन करेंट लायबिलिटी होगी, और शॉर्ट टर्म होगी तो ये क्या हो जाएगी, करेंट लायबिलिटी हो जाएगी। यानी आप इसको देख सकते हो कि अगर मैं बैलेंस शीट में इसको प्रेजेंट करूंगा तो इसको क्या लिखूंगा मैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर ये हेड हो गया, है ना, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक, इक्विटी एंड लायबिलिटीज हो गया, शेयर होल्डर्स फंड हो गया, उसके नीचे आ गई लायबिलिटीज, है ना, लायबिलिटीज में आ गई नॉन करेंट लायबिलिटी। तो नॉन करेंट लायबिलिटी क्या हो गई, नॉन करेंट लायबिलिटी क्या हो गई, हाँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगी। तो आपको क्या समझना है, नॉन करेंट लायबिलिटीज आपकी मेन हेड हो गई और सब हेड क्या हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या समझ में आया, नॉन करेंट लायबिलिटी क्या हो गया, मेन हेड हो गया और सब हेड हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग। समझ गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नीचे लिखेंगे 10% डिवेंचर। ये बिल्कुल बात समझ लीजिए, क्योंकि ये आपके 1 मार्कर में जो पार्ट बी होगा उस पार्ट बी में भी आएगा। क्वेश्चन पेपर जो होगा ना, पार्ट ए और पार्ट बी, तो पार्ट बी में जो 21, 22, 23, 24, 25 ये जो 10 क्वेश्चन होंगे नीचे, उन 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी होगा मेन हेड और सब हेड का। तो जो 2 चैप्टर, जो थर्ड वाली बुक है ना आपकी, उसके 2 चैप्टर है, उन 2 चैप्टर्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी, आप उसको देखेंगे मेन हेड सब हेड को कैसे मैंने डिस्क्राइब किया हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटी होगा मेन हेड और सब हेड क्या होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मैंने सब हेड को पहले लिख दिया है, मेन हेड को बाद में लिख दिया। वैसे यहाँ पे ये हो गया मेन हेड, ठीक है, मेन हेड हो गया, ये मेन हेड, और ये ऊपर वाला क्या है, सब हेड है, याद रखना है। ये मेन हेड हो गया और ये सब हेड हो गया, ठीक है। अच्छा,
अब सवाल ये उठता है कि सर हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग इसको मानेंगे तो मानेंगे कैसे, ठीक है ना। अगर ये ड्यू फॉर रिडम्पशन आफ्टर 12 मंथ्स हो, यानी जो आपका डेट है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग डेट। क्या बोलते हैं? एक होता है डेट, रिपोर्टिंग डेट। बॉस रिपोर्टिंग डेट का मतलब होता है 31 मार्च ऑफ एनी ईयर, दैट इज रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। इस रिपोर्टिंग डेट से अगले रिपोर्टिंग डेट तक, यानी कि अगले बैलेंस शीट डेट तक के बीच में अगर आपको रिडीम करना है या उसके बाद रिडीम करना है, मान लीजिए अगर उस रिपोर्टिंग डेट और अगला 31 दिन उसके बाद करना है रिडीम तो लॉन्ग टर्म, और अगर उस बीच में करना है तो शॉर्ट टर्म। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने कि रिपोर्टिंग डेट, यानी इसको हम ऑपरेटिंग साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है ना। व्हेन दे आर ड्यू फॉर रिडम्पशन आफ्टर 12 मंथ्स, व्हेन दे आर ड्यू फॉर रिडम्पशन आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, है ना, आफ्टर 12 मंथ्स। इसको ऐसे लिखिए, इसको आप लिखेंगे बढ़िया तरीके से लिखिए, है ना, ड्यू फॉर रिडम्पशन आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट, है ना, 31/3 किसी भी साल का, आफ्टर अगर होएगा तो, समझ गए। और अगर ये ड्यू फॉर रिडेम्पशन बिफोर 12 मंथ्स, है ना, फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट, क्या याद रखना है, रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने के अंदर अगर हो जाए तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और अगर 12 महीने के बाद हो तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ओके, ठीक। अच्छा, अब आप देखेंगे कि यार इसको हम कहाँ पे दिखाएंगे बैलेंस शीट में, तो मैंने बता दिया नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, नोट्स टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नोट्स टू अकाउंट्स में हमेशा आप सब हेड लिखते हो, सब हेड के नीचे उसको डिस्क्राइब करते हो, ठीक है। उसमें नोट्स टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख के और उसके बाद लिख देंगे 5000, 10% डिवेंचर वगैरह जो भी ये लिखना होगा ये लिख देंगे, और ये आ गया यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग। समझ गए? कोई प्रॉब्लम है? करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। ऑलराइट, ये दोनों बातें समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने ये बताया कि देखो यार कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप इसको क्या मानेंगे, ठीक है ना, हाँ, तो उसको लॉन्ग टर्म बोलेंगे। अनलेस द क्वेश्चन रिक्वायर्स अदरवाइज, जब तक क्वेश्चन आपको कुछ कहे ना तब तक डिवेंचर्स को आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही मानोगे, ठीक है। जब तक क्वेश्चन कुछ कहे ना तब तक आप डिवेंचर को लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही मानोगे। अगर क्वेश्चन कुछ कहता है, अगर ड्यू फॉर रिडम्पशन विद इन 12 मंथ्स ऐसा करके बोलता है ना, तो आप क्या बोलोगे, यार ये शॉर्ट टर्म में डाल देंगे, हम करंट लायबिलिटीज में डाल देंगे इसको। स्टोरी समझ में आ गई? बुक पक्की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करेंगे, एक और पॉइंट इसमें मैं बताऊंगा आपको, डिवेंचर्स व्हेन करंट मैच्योरिटीज ऑफ, व्हेन करंट मैच्योरिटीज, ये ध्यान से बिल्कुल समझिएगा कि डिवेंचर्स है उसकी जो मैच्योरिटी है वो करंट ईयर में है तो करंट मैच्योरिटीज बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये है ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, है ये लॉन्ग टर्म नेचर का, यानी कोई डिवेंचर था 5 साल वाला डिवेंचर था, लेकिन इसी साल वो मैच्योर हो रहा है और इसी साल उसको पेमेंट करना है। बात समझ में आ रही है? ये दो बातें तो बेसिक हो गई। तीसरी बात कि है वो लॉन्ग टर्म का, लेकिन सर अगर इसी साल उसका रिडेम्पशन हो तो उसको क्या करेंगे, उसको लॉन्ग टर्म में डालेंगे क्या या शॉर्ट टर्म में डालेंगे? तो बहुत ही सिंपल बात समझना है, ठीक है ना। जितने भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं उसका जो भी हिस्सा इस 12 महीने के अंदर, है ना, आपको रिडीम करना है उसको आप करंट लायबिलिटीज में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? करंट लायबिलिटीज में दिखाएंगे, ठीक है ना। करंट लायबिलिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट कहाँ दिखाएंगे? जो डिवेंचर्स
अगर करंट मैच्योरिटीज का है यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट है, लेकिन मैच्योरिटी क्या है, करंट मैच्योरिटी है, ठीक है, तो उस लॉन्ग टर्म डिवेंचर का जो भी हिस्सा या पूरा या हिस्सा, कई बार क्या होता है कि आप जो डिवेंचर इश्यू करते हो ना, कहते हो कि हम इंस्टॉलमेंट में रीपे करेंगे, यानी हर साल हम रीपे करेंगे, ठीक है, हर साल हम रीपे करेंगे, तो जो जो हिस्सा हर साल रीपे होता जाएगा वो हिस्सा यहां आता जाएगा। समझ में आई बात? है वो 5 साल डिवेंचर, लेकिन आपने कहा कि रिडेम्पशन का जो प्लान है वो 2 साल के बाद हर साल होगा, तो 2 साल के बाद जिस जिस पार्ट का रिडेम्पशन होगा वो पार्ट कहाँ आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगा मित्रों। कहाँ आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, करंट ये याद रखना है, करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगा, ठीक है, करंट लायबिलिटीज। और हेड क्या होगा, करंट मैच्योरिटीज। सब हेड क्या होगा, ये हो गया सब, ये हो गया मेन हेड, और सब हेड क्या होगा, सब हेड क्या होगा, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। सब हेड होगा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये बात समझ में आ गई? तो ये 3 कॉन्सेप्ट बहुत ही वाइटल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान पे रखिएगा आप लोग। ऑलराइट, चलिए नोट करिए। क्लियर है? आगे बढ़े, रब कर दूं इसको, कोई डाउट तो नहीं है? दोबारा बोल दूं, फ्रेश बोल दूं? फ्रेश बोल देता हूं। देख, पहली बात तो एक हो गया सब हेड, जो रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने के बाद रिडीम होना है, जितने साल तक ये चलता रहेगा उतने साल तक ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा, या रिपोर्टिंग डेट के विदिन 12 मंथ्स में अगर आपको कर देना है तो ये आ गया करंट लायबिलिटीज में। ये बात तो यही साबित हो जाती है कि करंट लायबिलिटीज में आ जाएगी। रिडेम्पशन अगर ड्यू फॉर रिडेम्पशन बिफोर 12 मंथ्स, ये बात तो, ये जो बात आप पूछ रहे हो, ये बात यही साबित हो जाती है कि अगर विदिन 12 मंथ्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन हो, विदिन 12 मंथ ड्यू फॉर रिडेम्पशन हो, इसी साल में रिडेम्पशन होना हो, तो उसको, उस पार्ट को, उस हिस्से को, उसको हम क्या करेंगे, तो यहां हमने क्या किया, 2 पार्ट में बांटे। और छोटी सी बात है, अगर आपने कोई डिवेंचर इशू किया, मान लो एक डेट ले लो, 1 अप्रैल ले लो या 31 मार्च ले लो, 2018 को 31 मार्च को आपने एक जो डिवेंचर है वो इशू किया, उसको आपने रीपे करना है 25 जून 2000 कब किया था मैंने, एक एग्जांपल ले लो, ऐसे ले लो कि आपने 31/3/2019 को इशू किया, ठीक है, और इसको रिडीम होना है मान लीजिए 30/6/2022। समझ गए? अब देखिए, अब 31/3/19 से बाद जो रिपोर्टिंग डेट है वो 31/3/20 है, इस बीच में तो रिडीम नहीं हो रहा, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो वो मेंशन होगा उधर लॉन्ग टर्म में। हाँ जी, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया। अब 31/3/20 से 31/3/21 लॉन्ग टर्म, 31/3, वेरी गुड, 31/3/22 लॉन्ग टर्म, ठीक है, यानी 31/3/19 से 20 लॉन्ग टर्म, 20 से 21 लॉन्ग टर्म, 21 से 22 लॉन्ग टर्म, उसके बाद शॉर्ट, ठीक है। अब जो 31/3/23 का बैलेंस शीट होगा ना, उसमें क्या दिखेगा, शॉर्ट टर्म। बात आई समझ में? कहानी समझ में आई? तो ये क्या हो गया, करंट मैच्योरिटीज होगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की मैच्योरिटी करंट ईयर में। तो जब करंट ईयर में मैच्योरिटी है तो भैया वो करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, चाहे वो पूरा मैच्योर हो रहा हो, चाहे वो पार्ट मैच्योर हो रहा हो, चाहे पार्ट आपको पेमेंट करना हो, जहां भी करना हो। समझ में आ गई बात? चलिए ठीक है।